सो हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th का फ्लेमिंगो पोर्शन का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर जो है दैट इज़ इंडिगो, दैट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, दैट हैज़ बीन रिटन बाय लुइस फिशर। एक्चुअल में इट्स एन इंटरव्यू व्हेन लुइस फिशर जो है ही इज़ फ्रॉम फिलाडेल्फिया। ये गांधी जी से जब मिलते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट ही कम्स अक्रॉस, क्या चीज़ें हैं जो वो जानते हैं, उनके बारे में जो भी कंक्लूजन्स वो ड्रॉ करते हैं, those things have been briefly explained in this particular chapter. So I have not written down the whole chapter यहाँ पे, मैंने जो क्रक्स है वो स्लाइड्स में बनाकर वो इसीलिए आपके सामने लाया हूँ मैं. So let's start. First of all, what are the learning objectives after learning this particular lesson? हम लोगों को क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ से जानने को मिलेंगी. Those are the things. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, टू नो दैट फॉरगिवनेस एंड पीसफुल मीन्स कैन बी मोर इफेक्टिव देन रिवेंज एंड वायलेंस. देखिए, कोई भी लेसन जब हम पढ़ रहे हैं उसका एक मेन मोटिव होता है कि वाई वी आर स्टडी. सो यहाँ पर भी जब आप ये लेसन पढ़ लेंगे उसके बाद आपको जो चीज़ें रियलाइज़ होंगी, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल कम अक्रॉस इज़ दैट पीसफुल मीन्स, ठीक है, फॉरगिवनेस एंड पीसफुल मीन्स कैन बी मोर इफेक्टिव देन रिवेंज एंड वायलेंस. एज ऑल ऑफ यू नो, गांधी जी जो थे ही वाज द प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस. सो वायलेंस के ऊपर उनका बिलीफ नहीं था. तो आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर you will also come across that actually in real life peaceful means or forgiveness are more effective rather than revenge and violence. और आप क्या सीखेंगे, why and how rules and laws are made and enforced, why different rules are needed in different situations and how to take part in making and changing rules. तो किस तरीके से अलग अलग लॉ है जो वो हम लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और किस तरीके से हाउ टू टेक पार्ट इन, कैसे हम हिस्सा लेकर चीज़ों में उन लॉज को, उन रूल्स को, जो ऑप्रेसिव रूल्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं. एंड टू थिंक अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन अदर प्लेसेस एंड टाइम्स एंड पीपल विद डिफरेंट वैल्यूज़ एंड कस्टम्स. अब यहाँ पे कुछ इंस्टेंस जो है वो गांधी जी का साउथ अफ्रीका वाला भी है. सो इट विल ऑल्सो मेक यू रियलाइज़ कि कैसे लोग जो हैं डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कस्टम्स फॉलो करते हैं, वो भी कुछ आपको पता चलेगा इसमें. देन इट विल ऑल्सो मेक यू रियलाइज़ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेसिज्म. ठीक है, रेसिज्म है, टीजिंग है, बुलिंग है, एग्रेसिव बिहेवियर्स एंड हाउ to respond to them and ask for help. ठीक है, if any one of you are going through any of these particular issues, like if you are facing the issue problem of bullying, teasing or aggressive behaviors. Bullying is something which is least talked about topics in India जैसी कंट्री में. these things are least bothered and लोग इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है. टीजिंग के बारे में, when a new, for example I'll give an example, when a new student joins a school, एक स्कूल जब ज्वाइन करता है वो, तो जो ऑलरेडी वहाँ पे बच्चे जो स्कूल में होते हैं दे स्टार्ट टीजिंग हिम, टीज़ करना या बुली करना या रैगिंग करना, यू कैन गिव डिफरेंट नेम्स टू इट. तो what are the impacts these particular things have on an individual, इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे रियलाइज़ होगा. सो स्टार्ट करते हैं. सो उससे पहले एक महात्मा गांधी का बहुत ही मशहूर कोट आपके लिए, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. यहाँ पर रिवेंज की बात हो रही है कि इफ़ विल कीप ऑन दिस पर्टिकुलर एक आस्पेक्ट लेके चलेंगे कि भाई मेरे साथ अगर किसी ने गलत किया, मैं उसके साथ गलत करूं, तो इस दुनिया में गलत ही होता जाएगा, सही कभी भी नहीं होगा कुछ. सो दिस वाज अ फेमस कोट बाय गांधी जी. सो आगे चलते हैं अब. सो सबसे पहले महात्मा गांधी जी की लाइफ के बारे में थोड़ा पता करते हैं. आई नो मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट द बेसिक चीज़ें जो है गांधी जी की, बट स्टिल इस चैप्टर में जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो मैंने सामने रखी हुई हैं. आई हैव नॉट गॉन थ्रू द होल स्टोरी, बट मैंने आपको क्रक्स में वो चीज़ें जो हैं सामने रखने की कोशिश की है. सो महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया, ठीक है, इन 1869. सो दिस इज़ गुजरात, ठीक है, दिस इज़ आवर JNK.
सो ये नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स आ जाती है, ये साउथ इंडिया है, ठीक है, यहाँ कहीं मुंबई है, कलकत्ता, उड़ीसा एंड ऑल आ जाता है यहाँ पे। देन न्यू दिल्ली पंजाब, दिस इज़ राजस्थान। यू शुड नो द मैप ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए जब पढ़ने से पहले, यू शुड नो द होल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसके बाद एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में, 13 की एज में, मोहनदास वॉज मैरिड टू कस्तूरबा, ठीक है। कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम था, ये पहला आपने याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ हिज वाइफ वाज कस्तूरबा। मैरिज हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम बाय हिज फैमिली, सो इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। दे हैड 4 सन्स, और उनके 4 बेटे थे। सो ये 3 चीज़ें आपने, दो मेन चीज़ें याद रखनी है इसमें, कि उनकी वाइफ का नाम क्या था और उनके 4 बेटे थे। और ये जो मैरिज थी, इट वाज अरेंज्ड बाय फैमिली मेम्बर्स, नॉट बाय देमसेल्व्स। सो लेट्स मूव फर्दर। व्हेन ही वाज 18, जब वो 18 साल के थे, व्हेन ही वाज 18, तो उसके बाद क्या हुआ, ये आपने भी पढ़ा होगा कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए ये। व्हेन ही वाज 18, गांधी जी केम टू लंदन टू ट्रेन एज अ बैरिस्टर। बैरिस्ट्री की तैयारी, ट्रेनिंग करने के लिए वो कहाँ पर आ गए, लंदन में आ गए। देन ही ट्राइड बिहेविंग लाइक एन इंग्लिश मैन, सो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश की, कि अपने आप को वो अंग्रेज़ी सभ्यता में, कस्टम्स में ढाल सकें। एंड टुक अप ballroom dancing, this is a form of dancing. We know that he took a dislike to his landlady's boiled cabbage. तो एक और बात भी सामने आती है जब स्टोरी आप बुक में पढ़ेंगे, कि उनकी जो लैंड लेडी थी जहाँ पे वो रहा करते थे, वहाँ पे उनको बॉइल्ड कैबेज दिया जाता था खाने के लिए, और उस वजह से उन्हें वो नापसंद आ गई थी, नापसंद आता था वो सब, वो पसंद नहीं था उनको। इन दीज डेज ही गॉट स्टेज फ्राइट व्हेन ही स्पीकिंग इन कोर्ट। और उनके अंदर भी देखिए, अब इतने महान लीडर थे वो, आपको लगता होगा कि नहीं, ही वॉज वेरी फ्लुएंट, वो बहुत तेज़ी से अच्छे से बोल सकते थे, बट ही वॉज हैविंग दी इश्यूज़ विद स्टेज फ्राइट। ये हम लोगों में बहुत कॉमन होता है, स्टेज फ्राइट। और जिन लोगों को ये स्टेज फ्राइट है, उन लोगों को पता होगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, सबसे फ्राइटफुल चीज़ होती है। स्टेज पे जाके आपके हाथ पैर फूल जाते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक। तो ये स्टेज फ्राइट जो गांधी जी को भी हुआ करता था। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रेयर टू यू। सो ये बड़े से बड़े लोगों को हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1891। 1891 में वो वापस हिंदुस्तान आए। देन एक्सेप्टेड अ जॉब एट इंडियन लॉ फर्म इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो जॉब कहाँ पे एक्सेप्ट की उन्होंने? देन एक्सेप्टेड अ जॉब एट द इंडियन लॉ फर्म इन साउथ अफ्रीका। तो जॉब, अभी तक पॉलिटिकल कैरियर उनका स्टार्ट नहीं हुआ था। सो उसके बाद हिज एक्सपीरियंस ऑफ रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ साउथ अफ्रीका में, तो रेसिज्म के साथ उनका सामना होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिशन। उनके साथ क्या हुआ था? इन टू होटल्स में उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया जाने के लिए। बीटन अप, मारा भी उन्हें। वन ही रिफ्यूज़ टू गिव अप हिज सीट, जब उन्होंने, आपने ये इंसिडेंट भी सुना होगा, ट्रेन में चलते वक्त एक स्टेज कोच में जब वो जा रहे थे, तो एक वाइट इंग्लिशमैन के लिए उसने जगह नहीं छोड़ी। जब जगह नहीं छोड़ी गांधी जी ने, तो उन्हें मारा पीटा गया था वहाँ पे। सो ही वाज एक मतलब रेसिज्म के शिकार थे वो। एंड थ्रोन ऑफ अ ट्रेन, और ट्रेन से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। एंड रिफ्यूज़ टू मूव टू अ थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, और उन्हें जब बताया गया कि थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में आप चले जाइए, तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। एंड ही पेड फॉर अ फर्स्ट क्लास, क्योंकि उन्होंने एक फर्स्ट क्लास टिकट के लिए पे किया हुआ था। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, जब उनका सामना रेसिज्म से होता है। और इसके बाद उनका जो द होल आइडिया ऑफ एक बंदा जो नॉर्मली एक बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके एक जॉब की तरफ जा रहा था, इट मेड अ यू टर्न टूवर्ड्स अ न्यू कैरियर। वो हम आगे जाके देखेंगे। सो इसके बाद आगे चलते हैं। व्हेन ही वाज अबाउट टू रिटर्न टू इंडिया, जब वो इंडिया वापस आने वाले थे, ही हर्ड, उन्होंने ये सुना कि लॉ वाज गोइंग टू बी पास्ड, एक कानून पास होने वाला है, जिसमें हिंदुस्तानी लोगों को क्या किया जाएगा? वोटिंग से क्या किया जाएगा? प्रिवेंट किया जाएगा। दैट मीन्स इंडियन विल नॉट बी अलाउड टू वोट। ही डिसाइडेड टू ड्रॉ अटेंशन टू दिस इनजस्टिस एंड बिकेम एन एक्टिविस्ट। अब यहाँ से देखिए,
उसकी उनकी लाइफ जो है वो चेंज होती है. नाउ ही कम्स टू एक्टिविस्टिक. एक्टिविस्ट कौन होता है? हु इज़ एन एक्टिविस्ट? एक्टिविस्ट इज समवन हु जो एक इनजस्टिस लॉ अनजस्ट लॉज के अगेंस्ट खड़े होकर प्रोटेस्ट करता है. सो ये चीज़ें भी होगी. अब फर्दर चलते हैं. हाउएवर गांधी जी सेड, गांधी जी ने क्या कहा था उस टाइम पे? उनका वे क्या था? व्हाट वाज हिज वे? उनका वे ये था कि देयर आर मेनी कॉजेज. गांधी जी कहते थे देयर आर बहुत सारे वजहें हैं दैट आई एम प्रिपेयर टू डाई फॉर, जिसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ. बट नो कॉज दैट आई एम प्रिपेयर टू किल फॉर. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट गांधी जी का हमें देखने को मिल रहा है, नॉन वायलेंस. ठीक है. सो देयर आर मेनी कॉजेज आई एम प्रिपेयर टू डाई फॉर. कहता है बहुत सारे रीज़न है जहाँ पर मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बट मैं किसी को मारने के लिए तैयार नहीं हो सकता किसी भी रीज़न के लिए. दिस इज़ हाउ 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 यू नो नॉन वायलेंट गांधी जी वाज. ही डेवलप अ न्यू नॉन वायलेंट वे. एक नया तरीका उन्होंने डेवलप किया, एक नॉन वायलेंट वे टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ों को सुधारने का. हम लोगों की आज प्रेजेंट टाइम में वी थिंक दैट ओनली देयर इज़ ओनली वन वे, वो है ईंट का जवाब पत्थर में देने से. बट गांधी जी हैड एन डिफरेंट आइडिया ऑफ दिस थिंग्स. गांधी जी ने एक नया आइडिया जो डेवलप किया था, दैट वाज द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, जिससे चीज़ों को सुधार सकते हैं. बाई गेटिंग लॉट्स ऑफ पीपल टू डिसओबे अनफेयर लॉज एंड टू बी अनकोऑपरेटिव विद रूलर्स हु वर ट्रीटिंग देम बैडली. अब ये तरीका क्या था? उनके लड़ने का क्या तरीका था? कि एक नया तरीका जिसमें वो क्या करेंगे? बाय गेटिंग लॉट्स ऑफ पीपल टू डिसओबे अनफेयर लॉज को डिसओबे करना. अब एक बंदा अगर लॉ नहीं मानेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वन एक मास पॉपुलेशन, एक लैक्स में, थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स, लैक्स, थाउजेंड, करोड़्स में लोग अगर एक लॉ को मानना जो है, स्वीकार करना जो है मना कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो लॉ जो है वो लागू नहीं हो पाएगा. एंड साथ में एक और चीज़ उन्होंने की कि अनकोऑपरेटिव विद रूलर्स. उन रूलर्स जो रूल कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उनके साथ क्या करना था? दे ही टोल्ड पीपल नॉट टू कोऑपरेट विद देम. सो दिस वाज गांधी जीज वे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. ठीक है. अब बाद में आपने हिस्ट्री में आगे ये भी पढ़ा होगा कि दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे. जो हमारे वन ग्रुप हु सपोर्टेड गांधी जीज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, एंड अदर ग्रुप जो था जो कहते थे कि नहीं, गांधी जी के तरीके से इंडिपेंडेंस को हासिल कर पाना जो है इट विल बी इम्पॉसिबल. सो वो दो ग्रुप जो थे, एक्सट्रीमिस्ट थे एक और मॉडरेट्स थे. सो गांधी जी बिलोंग टू अ मॉडरेट आइडियोलॉजी के लीडर थे वो. भगत सिंह वाज वन ऑफ द लीडर्स. यहाँ गुरुदेव जिसे एक और लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे. दे वर ऑल एक्सट्रीमिस्ट. सो अब आगे बढ़ते हैं. ओवर द नेक्स्ट 7 years, अगले 7 साल तक क्या हुआ? गांधी जी लेड अ नॉन वायलेंट कैंपेन. उनकी जो मुहिम थी, नॉन वायलेंस की मुहिम थी, वो चलती रही. रेजिस्ट करते रहे वो लॉज को, इन विच वर अनफेयर, जो भी कानून अनफेयर थे. ठीक है. टू कलर्ड पीपल. हु आर कलर्ड पीपल? यहाँ पर हु आर नॉट वाइट, इंग्लिश के अलावा जो लोग थे, कलर्ड पीपल. सो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस इंक्लूडिंग गांधी जी वेर फ्लॉग्ड और जेल्ड. उन्हें क्या कर दिया गया था? जेल कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था. एंड मैनी वर शॉट फॉर स्ट्राइकिंग और बर्निंग देयर रजिस्ट्रेशन कार्ड्स. और बहुत सारे लोगों को इवन क्या कर दिया गया था? दे वर शॉट फॉर स्ट्राइकिंग और बर्निंग देयर रजिस्ट्रेशन, अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड्स को जलाने की वजह से. दे वर नॉन कोऑपरेटिव, है ना. नॉन कोऑपरेटिव होने की वजह से क्या किया था? उन लोगों को इवन अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा था. इवेंचुअली द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू सीक अ कॉम्प्रोमाइज़. अब गांधी जी का ये जो लंबी मुहिम थी ओवर द ईयर्स चलती रही, और आखिरकार जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको फोर्स्ड होना पड़ा टू सीक अ कॉम्प्रोमाइज़ विद गांधी जी. गांधी जी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पर वो लोग मजबूर हो गए. एंड व्हेन ही लेफ्ट साउथ अफ्रीका, ठीक है, कंडीशंस फॉर इंडियन पीपल हैड ग्रेटली इम्प्रूव. जब तक वो साउथ अफ्रीका वापस लौटते थे, तब तक उन्होंने हिंदुस्तान में एक अच्छा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर दिया था. लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो चुका था. सो लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड. इन 1915 बैक इन इंडिया, गांधी जी सेट एन आश्रम. गांधी जी ने क्या किया? एक आश्रम सेटअप किया 1915 में. सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी. सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी
जिसको दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर वेयर ही एट अ सिंपल डाइट, एक साधारण सा डाइट उन्होंने खाना शुरू किया, और लिव्ड लाइक द पुअरेस्ट विलेजर्स, और गरीब से गरीब विलेजर की तरह अपनी ज़िंदगी बिताना उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि गांधी जी वाज नॉट अ पुअर मैन, ठीक है, बट उन्होंने अपने आप को एक कॉमन लाइफ प्रोवाइड की, इस वजह से कि कॉमन पीपल जो है उससे उनसे इन्फ्लुएंस हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ही स्पन हिज ऑन, वहाँ पर उनका जब एक उस आश्रम में अपना ही एक यार्न स्पन करते थे, चरखा से अपने धागे खुद ही वो कॉटन से या किसी भी चीज़ से, जो भी वट एवर द रॉ मटेरियल वाज, उससे वो अपना धागा बुना करते थे। एंड मेज ऑन क्लोथ्स, अपने खुद के कपड़े सिया करते थे। एंड ही एनकरेज्ड अदर्स टू डू द सेम। ये किस लिए था? वाई वॉज दिस इम्पॉर्टेंट? अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, दे वर यूजिंग इंडिया एज अ मार्केट, एक मार्केट की तरह यूज़ कर रहे थे। ब्रिटिश के गुड्स जो थे दे वर इन ह्यूज क्वांटिटीज़ जो थे वो ब्रिटेन से इंपोर्ट होके इंडिया में आते थे और इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रहे थे। अब गांधी जी ने लोगों को ये समझाया कि हाउ कैन यू शुड नॉट कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने कहा कि सेल्फ रिलायंस हो जाएं, अपने कपड़े खुद ब खुद आप सिएं, अपने खुद ब खुद अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट होगा इंडियन मार्केट, उससे क्या होगा, इंडियन मार्केट से ब्रिटिश के जो गुड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। तो दिस वाज वन ऑफ हिज वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। At this time, Indian villages were poorly paid and many were dying of famine. तो इंडियन विलेजर्स की जो हालत थी इस वक्त में काफ़ी बुरी थी। उनको उनकी लेबर का, उनको उनकी मेहनत का बहुत कम पैसा दिया जाता था और बहुत सारे लोग इन फेमाइन से, भूखमरी से जो थे वो मर रहे थे वो लोग। 1918 में क्या हुआ, गांधी जी ने एक और कैंपेन शुरू की कि उन लोगों को to stand up for themselves against the British who were ruling India. गांधी जी ने कहा कि you have to stand against the British rule. ब्रिटिश का जो ऑप्रेसिव रूल है, no one can free you until you yourself come on the stage and fight for it. अब गांधी जी का मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि वाई इज़ गांधी जी रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। देखिए गांधी जी का जो मेन रोल था दैट वाज टू यूनाइट इंडिया। अब इंडिया वाज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट, स्टिल यहाँ पर वैरायटी ऑफ रिलीजन्स थे, कम्युनिटीज़ अलग अलग थी, कास्ट अलग अलग थे, रिलीजन्स अलग अलग थे, और बहुत सारे मतलब ना ये धारणाएं थी, अलग अलग धारणाओं के लोग जो है यहाँ पे रहा करते थे। एंड ईच एंड एवरी वन हैड देयर ओन स्ट्रगल। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल पीपल, दे वर हैविंग देयर ओन स्ट्रगल्स, फॉरेस्ट लॉज लगाए थे ब्रिटिशर्स ने उसके खिलाफ। देन मुस्लिम कम्युनिटी वो अपनी जगह पे लड़ रहे थे, हिंदू कम्युनिटी अपने कुछ चीज़ों के लिए लड़ रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने ये जो छोटे छोटे स्ट्रगल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में चल रहे थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का रोल प्ले किया। दैट मीन्स एक INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे ये छोटे छोटे रेवोल्यूशन जो डिफरेंट पार्ट्स में चल रहे थे इनको उन्होंने एक बड़ी जगह पर लेके आया और एक मास मूवमेंट शुरू कर दी। इसी में आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, दैट इज़ खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ऑलरेडी गांधी जी रन कर रहे थे, ठीक है, और खिलाफत जो मूवमेंट थी इट वाज रन बाय अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है। अब गांधी जी ने ये मौका देखा कि इस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी एंड हिंदू कम्युनिटी को यूनाइट करने का एक बेटर चांस है। सो ही अप्रोच्ड द अली ब्रदर्स, उनको अप्रोच किया। ही सेड दैट अगर आप हमारे इस मूवमेंट में शामिल होते हैं तो हम भी आपके लिए शामिल होंगे। अब आई विल नॉट गो डीप इनटू द हिस्ट्री बिकॉज मैं यहाँ पे वो हिस्ट्री का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, तो मैं जस्ट एक स्टोरी बता रहा हूँ। उस टाइम पे अली ब्रदर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया वो, एंड बोथ द कम्युनिटीज़ वेंट टुगेदर, साथ में मिल गए, एंड एक खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये साथ में मिलकर, एक पहले अलग अलग मूवमेंट चल रही थी दो, अब ये सिंगल मूवमेंट में तैयार होके आ गई। सो दिस वाज गांधी जी का इसलिए रोल इतना इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में, बिकॉज ही वाज द वन हु यूनाइटेड द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। इट वॉज एट दिस टाइम दैट गांधी जी बिकेम नोन एज महात्मा। इसी वक्त में, इसी टाइम पे गांधी जी को एक खिताब मिला, दैट इज़ महात्मा, एंड महात्मा मीन्स ग्रेट सोल। महा इज़ ग्रेट,
आत्मा इज सोल, तो महात्मा का खिताब उनको इस दौरान दिया गया। देन द ब्रिटिशर्स बिकेम worried about keeping control. Soldiers were ordered to prevent people from gathering together for meetings. इसी दौरान थोड़ा सा गांधी जी की जो अप्रोच थी इसको देखते हुए अंग्रेज़ों को थोड़ी सी फिक्र होने लग गई, बिकॉज पीपल वेयर बहुत ही तेज़ी से लोग जो थे गांधी जी के साथ जुड़ रहे थे और उनकी मूवमेंट में शामिल हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर कर दिया कि लोगों को एक जगह गैदर नहीं होने देना, ठीक है, मीटिंग्स नहीं करने देनी। इसी के दौरान क्या होता है, नेवरदलेस क्या हुआ, 1919 में 10,000 अनआर्म्ड पीपल अटेंडेड अ प्रोटेस्ट मीटिंग इन अमृतसर। अमृतसर में एक प्रोटेस्ट के लिए लोग जमा हुए थे और वहीं पर क्या हुआ था, विदाउट एनी वार्निंग कई उन लोगों पर फायर जो था वो ओपन कर दिया गया था, ठीक है, और उसमें कई सारे लोगों की, तकरीबन 400 लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग जो थे वो इसमें घायल हुए। और इस मूवमेंट में अब ब्रिटिशर्स थॉट दैट ऐसा करने से क्या होगा, ये मुहिम जो है दब जाएगी, बट इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं गांधी जी के साथ जुड़ गए। Meanwhile, the British rulers continued to collect heavy taxes from the people which kept them in poverty. Meanwhile, ऐसा हो रहा था कि the Britishers were utilizing India as a market and as a raw material का supplier यूज़ कर रहे थे इंडिया को। तो साथ में ही टू रन देयर ऑन ब्रिटिशर सेटअप का रन करने के लिए दे नीडेड इनकम, जो कहाँ से ला रहे थे, टैक्सेस से। सो दे कंटिन्यूसली वर इंक्रीजिंग द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल विच केप्ट देम इन पोवर्टी, जिसकी वजह से जो इंडियन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो गरीब का गरीब रह गया। सो देयर वाज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस। सो नाउ 1930 में क्या होता है, गांधी जी लेड अ 248 माइल मार्च टू द सी एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टैक्स ऑन सॉल्ट। तो सॉल्ट टैक्स जो लगा हुआ था, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ, आपने पढ़ा भी होगा, ये डांडी मार्च से कहते हैं, थाउजेंड्स ज्वाइन हिम, हज़ारों लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया। उस टाइम पे जो था सॉल्ट मेकिंग का जो अथॉरिटी था दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स एंड नो इंडियन कुड मेक सॉल्ट। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया 1930 में और पैदल चलकर पैदल मार्च किया। ओवर 60,000 पीपल वेयर अरेस्टेड। इसी केस में बाद में ब्रिटिशर्स ने जो था इस लॉ को ब्रेक किया जब गांधी जी ने, तो इसी मुकदमे में 60,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू नेगोशिएट विद गांधी जी। एट द एंड फिर से यही हो रहा है, गांधी जी के जो नॉन वायलेंट जो मेथड्स थे वो रिजल्ट शो कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेगोशिएशन पे आना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी गांधी जी से और एग्री किया कि टू रिलीज़ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जितने लोगों को पकड़ा हुआ था उनको रिलीज़ करेंगे और उनकी कैंपेन को रोका जाएगा ऑफ नॉन कॉपरेशन, ठीक है। जो नॉन कॉपरेशन की मुहिम उन्होंने शुरू की थी उसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने नेगोशिएशन की, बातचीत करने की जो है वो पेशकश जो है उनकी मान ली थी। इन 1933 Gandhi ji went on a fast for 21 days to draw attention of the treatment of the very poorest people in India who were called as the children of God. तो 1933 में गांधी जी ने एक और फास्ट शुरू किया, 21 दिन का फास्ट, ताकि लोगों की, गवर्नमेंट की नज़र जो है वो किस तरफ पड़े, ऐसे लोगों पे विच वेयर जिनको क्या क्या था, पोरेस्ट ऑफ द पीपल, जो सबसे गरीब सेक्शन थी हमारी इंडियन सोसाइटी की, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उस तरफ ध्यान लाने के लिए गांधी जी ने 21 दिन का एक फास्ट किया। ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था। देन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है दे वर सीकिंग द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स को वो चाह रहे थे कि फाइट मतलब वॉर में इंक्लूड करें। तो गांधी जी ने उस टाइम पे क्या कर दिया, अपने फॉलोअर्स को और उनके फॉलोअर्स ने और गांधी जी ने क्लियरली बता दिया दैट दे वुडंट सपोर्ट ब्रिटिश अनलेस इंडिया वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। तो एक कंडीशन रख दी कि हाँ, वी विल टेक पार्ट इन द वॉर एंड सपोर्ट ब्रिटेन ओनली इफ ब्रिटिशर्स हम लोगों को इंडिपेंडेंस दे देते हैं। दिस वाज द कंडीशन पुट फॉर्थ बाय गांधी जी। इन 1942 गांधी जी वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। 1942 में गांधी जी को अरेस्ट किया एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years। इन 1947 गांधी जी कैंपेन हैड वीकेंड। गांधी जी की जो मुहिम थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स होल्ड ऑन द कंट्री, बट गांधी जी कैंपेन हैड वीकेंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स होल्ड ऑन द कंट्री। तो गांधी जी की जो लॉन्ग रनिंग एक कैंपेन थी जो नॉन कॉपरेशन का, नॉन वायलेंस का, उसने अंग्रेज़ों की जड़ों को यहाँ पर क्या कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था।
बट विद द इंडिपेंडेंस लूमिंग, आज़ादी नज़दीक थी अब, किलिंग्स एंड राइट्स रेज्ड, अंग्रेज़ों ने फिर से डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी खेली और हिंदू मुस्लिम जो थे दंगे करवा दिए। हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स हु होप्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ द न्यू इंडियन गवर्नमेंट, वो हिंदू मुस्लिम जो अब एक यूनाइट होकर क्या कर रहे थे, एक नई इंडियन गवर्नमेंट बनाने की तैयारी में थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, राइट्स क्रिएट कर दिए। सो इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड इंडिया। अब एट द एंड डिसीजन ये लिया गया कि इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। गांधी जी हमेशा इसके अपोज थे, बट ही वॉज फोर्स टू डू सो बिकॉज उन्हें ये डर था कि कहीं विद इन द कंट्री एक सिविल वॉर स्टार्ट ना हो जाए। दैट इज़ वाई गांधी जी ना चाहते हुए भी इस आइडिया को उनको आगे लेना पड़ा। सो दिस इज़ द प्री इंडिया जो पार्टीशन से पहले था, दिस वाज द इंडिया आफ्टर पार्टीशन। ये पूरा का पूरा पार्ट जो था यहाँ से पाकिस्तान अलग हो गया। देन 1971 की वॉर के बाद, पहले जब पार्टीशन हुआ तो दिस ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज वन। 1971 की वॉर में इंडिया ने इनिशिएट करके, इंडिया ने बीच में आकर इस वाले पर्टिकुलर एरिया को पाकिस्तान से अलग कर दिया और एक नया कंट्री बना, दैट इज़ बांग्लादेश। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ तक मैं आपको आज के लेक्चर में इधर तक रखता हूँ बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। तो वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।